आज फिर बेटा हम एक और कंट्री पे जा रहे हैं और ये कंट्री है ब्रिटेन। तो आज हम बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन की। और तुम्हें नाम याद है, एक हमने करा था यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स, और उसमें से फिर बेटा बेल्जियम अलग हो गया था। अब इन्होंने जो हमें लास्ट में क्वेश्चन दिया है वो है व्हाट वाज द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ये क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट वाला है बेटा। कल हम लोगों ने 29 किया था हूवर, मेरेनी एंड जर्मेनिया, और आज हमारा क्वेश्चन है बेटा व्हाट वाज द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं। तो बेटा ब्रिटेन की बात करने के लिए हम ये बताना चाहते हैं, स्ट्रेंज का मतलब सबसे अजीब बात ये थी कि बेटा इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में, आयरलैंड में कोई रिवॉल्यूशन नहीं हुआ और अपने आप ही धीरे धीरे जो मोनार्क थे उनकी पावर कम होती गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, जिसे बोलना चाहिए बेटा नेशनल असेंबली बन गई, पार्लियामेंट बन गया। और आज भी तुम देखोगे इंग्लैंड में क्वीन है, पर बेटा वो इस तरीके से इंटरफेयर नहीं करते। तो इन्होंने क्वेश्चन में व्हाट वाज द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन क्यों बोला है? क्योंकि ब्रिटेन में डेमोक्रेसी, रिपब्लिक सब कुछ आ गया बिना रिवॉल्यूशन के। इसलिए ये लोग बोलते हैं बेटा व्हाट वाज द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। फर्स्ट पॉइंट लिखो इसका। इन ब्रिटेन, इन ब्रिटेन, अजीब इसलिए था, इन ब्रिटेन कॉमा the nation state was not the result of a revolution. The nation state was not the result of a revolution. रिवॉल्यूशन का रिजल्ट नहीं था। बाकी सब जगह बेटा नेशन स्टेट रिवॉल्यूशन से बने हैं। सेकेंड पॉइंट लिखो, इट वॉज द रिजल्ट ऑफ, it was the result of a long drawn out process. It was a result of a long drawn out process. बेटा खूब लंबा प्रोसेस धीरे 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 आगे बढ़ता गया और ब्रिटेन जो है वो नेशन स्टेट बन गया। तो इट वॉज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। थर्ड पॉइंट लिखो, there was no British nation, there was no British nation before 18th century. ठीक है, 18th सेंचुरी से पहले कोई ब्रिटिश नेशन, ब्रिटिश कंट्री था ही नहीं बेटा। there was no British nation prior to the before the 18th century. तो ये आइलैंड था और इस आइलैंड पर बेटा सब लोग रहते थे। ब्रिटिश भी रहते थे, आयरिश भी रहते थे, स्कॉटिश भी रहते थे, वेल्श भी रहते थे, सारे लोग रहते थे। तो बेटा कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं था। धीरे धीरे ब्रिटिश की पॉपुलेशन ज्यादा होती गई और उन्होंने डोमिनेट कर लिया उस आइलैंड को। ठीक है, तो हमने लिखा थर्ड पॉइंट में देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन बिफोर 18th सेंचुरी। फोर्थ पॉइंट लिखो, द पीपल हु lived, the people who lived the British Isles, the British Isles, ISLES, islands, the British Isles were English, Welsh, Scottish, Irish. सारे लोग रहते थे। The people who lived in British Islands were बेटा the English, Welsh, हमारे आयरिश, स्कॉटिश, सारे रहते थे। फिफ्थ पॉइंट लिखो, all of these ethnic groups, all of these ethnic groups had their own cultural and political traditions. All of these ethnic groups, बेटा एथनिक का मतलब होता है जो ओरिजिन है वो कॉमन है। तो ये जितने भी चार तरीके के लोग थे बेटा, इन सबके अपने अपने ट्रेडिशंस थे।
पॉलिटिकल और सोशल, तो सब अलग अलग रह रहे थे और आराम से रह रहे थे अपने अपने रूल्स फॉलो करके. All of these ethnic groups had their own cultural and political traditions. बेटा 6th पॉइंट लिखो. But धीरे धीरे क्या हुआ? But as the English grew, but as the English grew in wealth and power, धीरे धीरे बेटा इंग्लिश जो है लोग वो बढ़ने लगे, उनके पास पैसा भी ज्यादा आने लगा और बेटा उनके पास पावर भी ज्यादा आने लगी, जैसे तुमने पावर शेयरिंग चैप्टर में सिविक्स में पढ़ा है. ठीक है, सेम वही वाली बात हो रही है बेटा. बट एज द इंग्लिश ग्रू इन वेल्थ एंड पावर, कॉमा, their influence increased, their influence increased over the other nations of the islands, over the other nations of the islands. तो आइलैंड के ऊपर उनका बेटा इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो गया. 7th पॉइंट, द इंग्लिश पार्लियामेंट, the English Parliament had, the English Parliament had seized power, SEIZED, SEIZED. बेटा seized का मतलब taken over. The English Parliament had seized power from the monarchy in 1688. Underline करो. In 1688, 17th century में ही बेटा उनसे पावर ले ली. The English Parliament had seized power from the monarchy. English Parliament हो गई, किंग से उन्होंने बेटा पावर ले ली. Had seized the power from the monarchy in 1688. और लास्ट पॉइंट लिखो, The Act of Union. फिर बेटा एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसका नाम था द एक्ट, A capital, the Act of Union, U capital. ब्रैकेट में लिखो 1707. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है. और बेटा 1707 में द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, between England and Scotland resulted in the formation of the United Kingdom of Great Britain. The United Kingdom of Great Britain ये बना था बेटा 1707 में. तो स्कॉटिश लोगों ने और बेटा इंग्लिश लोगों ने एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया 1707 में और 2 देश बना दिए उस आइलैंड के, एक था स्कॉटलैंड और एक था इंग्लैंड. तो बेटा द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. ठीक है. अब बेटा मैं इसके बाद जो क्वेश्चन तुम्हें लिखवाऊंगी वो आयरलैंड का होगा, पर तुम एक काम करो, एक जो है वो बेटा लाइन छोड़ दो और एक लाइन छोड़ के फिर हेडिंग डालो नोट्स. छोटी छोटी सी बातें जो 1 मार्क के क्वेश्चन वाली है बेटा वो मैं लिखवा रही हूँ तुम्हें और उसके बाद फिर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा. नोट्स हेडिंग डालो बेटा और फिर उसके बाद छोटे छोटे से पॉइंट्स लिख लो. ए पॉइंट लिखो, द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर्स. The British Parliament was dominated by its English members. तो बेटा कंट्री तो बन गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, पर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसमें इंग्लिश मेंबर्स ज्यादा थे. द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर्स. ठीक है. 2nd पॉइंट लिखो, द स्कॉटिश हाईलैंड्स suffered repression. The Scottish Highlands suffered repression. ये भी पॉइंट लिखो और इसको समझ लो. तो एक्ट ऑफ यूनियन कौन से 2 कंट्रीज के बीच में साइन हुआ? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड. जैसे बेटा हमारा इंडिया और पाकिस्तान समझ लो, ऐसा इंडिया और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड है. स्कॉटलैंड में बेटा बहुत सारे माउंटेन्स हैं, हाईलैंड्स हैं, हिल्स हैं. तो वहां जो लोग रहते थे उन्हें हम बोलते थे, जो हमारे स्कॉटिश लोग हैं वो बेटा वहां रहते थे और इनके राइट्स का ध्यान इन्होंने इंग्लिश पीपल ने नहीं रखा, उनको रिप्रेस करके रखा.
तो बेटा लिखा हुआ है द स्कॉटिश हाईलैंड्स, वो जो स्कॉटिश हाईलैंड्स में रहने वाले लोग थे, दे सफर्ड रिप्रेशन, वो दब के रहते थे, ना उनकी अपनी बेटा लैंग्वेज मानी जाती थी, ना उनको अपनी ड्रेस पहनने दी जाती थी। तो ब्रिटिश जो इंग्लिश पीपल थे वो उन्हें कंट्रोल करते थे। और बेटा लास्ट पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट, स्कॉटिश लैंग्वेज, स्कॉटिश लैंग्वेज एंड देयर नेशनल ड्रेस वर फॉरबिडन। स्कॉटिश लैंग्वेज, उनको उनकी भाषा नहीं बोलने दी जाएगी, एंड देयर नेशनल ड्रेस वर फॉरबिडन। और बेटा ब्रैकेट में स्कॉटिश लैंग्वेज का नाम लिख लो, जो स्कॉटिश नेशनल लैंग्वेज थी उसका नाम लिख लो गेलिक, गेलिक, GAELIC, गेलिक। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं बेटा, ऐसी कोई खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर पता नहीं कब ये पूछ लें इसलिए। तो बेटा हमारा एक काम खत्म हो गया, और ये काम था हमारा स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन वाला। अब बेटा इसके बाद हेडिंग डालो आयरलैंड, आयरलैंड, केस ऑफ आयरलैंड। तो बेटा जो वो हमारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो था, वहां एक और प्रॉब्लम आई। एक तो इंग्लैंड हो गया, एक स्कॉटलैंड हो गया, वहां पे आयरिश लोग भी रहते थे। अब बेटा आयरलैंड का जो केस है वो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब सुनो ये क्या, यहाँ पर क्या हुआ। तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ने तो वो एग्रीमेंट साइन कर लिया। अब आयरलैंड में क्या हुआ, वहां रिवॉल्यूशन हुआ। किसके अगेंस्ट? इंग्लिश पीपल के अगेंस्ट। देखो जरा फर्स्ट पॉइंट लिखो, आयरलैंड वॉज डिवाइडेड बिटवीन, आयरलैंड में दो ग्रुप्स थे बेटा। आयरलैंड वॉज डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, कैथोलिक्स सी कैपिटल लिखना, एंड प्रोटेस्टेंट्स पी कैपिटल। Ireland was divided between Catholics and Protestants, P capital. तो आयरलैंड में बेटा दो ग्रुप्स थे, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। सेकंड पॉइंट लिखो, द इंग्लिश हेल्प, ये इंग्लिश पीपल बहुत चालाक, इन्होंने क्या किया बेटा, द इंग्लिश पीपल हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स टू एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस, टू एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस। तो बेटा इंग्लिश पीपल ने आयरलैंड में रहने वाले प्रोटेस्टेंट्स को हेल्प किया और उन्हें कहा कि आप आयरलैंड में अपना डोमिनेशन रखो। तो बेटा जिसको बोलते हैं ना, बाहर से इंग्लैंड आयरलैंड को गवर्न करना चाह रहा था। तो गवर्न कैसे करना चाह रहा था, वहीं के कुछ लोगों को अपने कंट्रोल में रखे। वही वाली बात है बेटा, जैसा आजकल भी हम बहुत सारे कंट्रीज में सुनते हैं कि इस देश की सरकार अपने मर्जी से नहीं चलती है, दूसरे कंट्रीज जो हैं वो उसको चलाते हैं। तो वही वाली बात हो रही थी। आयरलैंड वाज डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। सेकंड पॉइंट में, द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स टू एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस, आयरलैंड में तुम अपना डोमिनेशन करो। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, नाम सुनो, वॉल्फी टोनी, WOLFE, WOLFE, TONE, T capital, Wolfie Tony and his United Irishmen, Wolfie Tony and his Irish beta United Irishmen revolted against British dominance, revolted against British dominance। इन्होंने बेटा रिवोल्ट कर दिया, चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो 1798, 1798। फोर्थ पॉइंट बेटा, अब ये आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछेंगे बेटा, केस ऑफ आयरलैंड लंबा आंसर नहीं आता है, पर ये आपसे ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। आयरलैंड में किसने रिवॉल्यूशन किया था, किसने बेटा रिवोल्ट किया था, तो आप बोलेंगे वोल्फी टोनी एंड यूनाइटेड आयरिशमैन ने। और बेटा ये भी इन्होंने ब्रिटिशर्स ने दबा दिया। फोर्थ पॉइंट लिखो, दिस रिवोल्ट वाज आल्सो सप्रेस्ड, दिस रिवोल्ट वाज आल्सो सप्रेस्ड, और ये रिवोल्ट भी दबा दिया। फिफ्थ पॉइंट लिखो बेटा, आयरलैंड वाज फोर्सिबली, जबरदस्ती आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में मिला दिया। बेटा आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड, incorporated into the UK in 1801.
Ireland was forcibly incorporated into the UK in 1801. जबरदस्ती बेटा इसको उसी में अपने शामिल कर लिया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन में। 6 पॉइंट लिखो। A new British nation was forged. Forged, forged मतलब created। और आयरलैंड को भी उसमें मिला लिया, स्कॉटलैंड तो पहले से ही साइन हो गया था। अब बेटा इन्होंने एक नया कंट्री बना दिया, फॉर्ज कर दिया, क्रिएट कर दिया। अ न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फॉर्ज्ड। 7th पॉइंट लिखो। द सिंबल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन, द सिंबल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन वर एक्टिवली प्रमोटेड। कोई आयरलैंड नहीं है अलग से भैया, और ना कोई स्कॉटलैंड है, सब उसी में आ रहे हैं, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर। तो बेटा द सिंबल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन वर एक्टिवली प्रमोटेड। और क्या सिंबल्स थे? लास्ट पॉइंट लिखो। द ब्रिटिश फ्लैग, द ब्रिटिश फ्लैग। तो नए बेटा ब्रिटेन वाले नेशन के, ब्रिटिश नेशन के सिंबल्स क्या हैं? 8th पॉइंट लिख रहे हो, लास्ट पॉइंट लिख रहे हो, और वो सिंबल्स लिख रहे हो। सबसे पहले सिंबल लिखो द ब्रिटिश फ्लैग, ब्रैकेट में नाम लिखो, जैसे हम तिरंगा बोलते हैं वैसे ब्रिटिश फ्लैग को बोलते हैं बेटा। ब्रैकेट में लिखो यूनियन जैक। 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, यूनियन जैक। व्हाट इज यूनियन जैक? द बेटा नेशनल फ्लैग ऑफ ब्रिटिश नेशन। और ये कौन सा ब्रिटिश नेशन था? जो 1801 में फॉर्ज किया था। द ब्रिटिश फ्लैग, ब्रैकेट में तुमने लिखा यूनियन जैक, यू कैपिटल जे कैपिटल, कॉमा द नेशनल एंथम। और नया बेटा राष्ट्रीय गान बना दिया, द नेशनल एंथम। ब्रैकेट में लिखो उनका नेशनल एंथम क्या था? गॉड सेव अवर नोबल किंग, गॉड सेव अवर नोबल किंग, ब्रैकेट क्लोज। द इंग्लिश लैंग्वेज, द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो ये तीनों चीजें बेटा इन्होंने जो है नए ब्रिटिश नेशन की सिंबल्स थे, इसको प्रमोट किया। कौन कौन सी? 3 हो गया, द नेशनल एंथम, गॉड सेव अवर नोबल किंग, और बेटा नेशनल फ्लैग, यूनियन जैक, और इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ये केस ऑफ आयरलैंड हो गया। ओ दैट इज गुड, आई वाज थिंकिंग कि हमारा शायद बच जाएगा, पर हो गया बेटा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द आंसर चैप्टर वो लिख लो जरा। What is meant by, last है बेटा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। What is meant by balcony? What is meant by balcony? BALKAN, P capital, question mark लगाओ। Why did it turn into? इसी में लिखते जाओ आगे, बल्कन स्टेट्स के बारे में पढ़ के then we will finish with. Why did it turn into constant sources of tension? Why did it turn into constant sources of tension? Question mark। और उसी के आगे लिखो how did it prove, how did it prove the battlefield of the First World War? How did it prove the battlefield of the First World War? बल्कन स्टेट्स की कहानी सुन लो बेटा। बल्कन स्टेट्स वो एरिया था जो कि बेटा बिल्कुल ग्रीस के पास था, और वो बेटा इस तरीके से था कि उसके चारों तरफ जो है वो समुद्र था। तो बेटा ये जो बल्कन स्टेट्स थे ये पूरा वो वाला एरिया है जिसके ऊपर ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल चलता था। अब बेटा ये जो ऑटोमन एम्पायर है, ये ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स होने लगी। ये बेटा ऑटोमन एम्पायर जो बोलना चाहिए अलग अलग होने लगी, डिवाइड होने लगी। और ये जो बल्कन स्टेट्स हैं ये बेटा इतने इंपॉर्टेंट एरिया था कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, क्योंकि इस बल्कन स्टेट्स के चारों तरफ बेटा पानी था। तो पानी की वजह से शिप्स आ जा सकते थे, और शिप अगर आएंगे तो बेटा आर्मी के आने जाने की भी आसानी रहेगी, और साथ में बेटा ये भी अच्छा रहेगा कि ट्रेडिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो बल्कन स्टेट्स जो कि बेटा 3 साइड से, सिर्फ ओशियन से, समुद्र से घिरे हुए थे, इसके ऊपर हर यूरोप का कंट्री अपना कंट्रोल करना चाहता।
क्योंकि अगर वो कर लेगा तो पहला फायदा तो ये होगा कि ट्रेड बिजनेस बढ़ जाएगा, क्योंकि उस जमाने में बेटा ट्रेड होता ही शिप से था। और दूसरा, दूसरे कंट्रीज में जाना आसान हो जाएगा अपनी कॉलोनी बनाने के लिए। और बेटा इसलिए सारे के सारे यूरोप के कंट्रीज इस बल्कन स्टेट्स वाले एरिया को अपने में मिलाना चाहते थे। उधर ऑटोमन एम्पायर जो टूट रहा था वो भी बेटा बल्कन स्टेट्स को छोड़ना नहीं चाहता था। और बल्कन स्टेट्स में रहने वाले लोग, वो प्रॉपर एक एरिया है बेटा, वहां पे रहने वाले लोग कह रहे थे कि हमें इंडिपेंडेंट कंट्री बनना है। तो इस खींचीतानी में जो है वो सारे यूरोप के कंट्रीज आपस में झगड़ा कर बैठे, और बेटा ये हो गया हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एग्जाम्पल दे रही हूं, जैसे रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। अब ऐसे में जो जो कंट्री आपस में बेटा जाएगा और वहां जाकर के करेगा, तो फिर वो पूरा वर्ल्ड वॉर वाली स्थिति आ जाती है। तो बेटा उस समय इस बल्कन स्टेट को लेके, जैसे आजकल यूक्रेन का चल रहा है, उस बल्कन स्टेट्स को लेके सारे के सारे बेटा कंट्रीज जो थे यूरोप के आपस में झगड़ने लगे, और फिर उसके बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, लेट अस राइट इट डाउन, और बेटा फिर उसके बाद एग्जाम्स के बाद मिलेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखो, एंड टू मेक दिस क्वेश्चन इजियर आई हैव written down very short points, although these are 12 and 13 points, पर बड़े छोटे छोटे हैं ताकि बिल्कुल अच्छी तरह तुमको याद हो जाए। और बेटा इतने तो याद भी नहीं करने होते, करने तो बस अपने 10 भी कर लोगे तो तुम्हारा आंसर बढ़िया तैयार हो जाए। Now whatever I have explained you, write it down. First point लिखो बल्कन स्टेट्स का। During the 19th century, during the 19th century, comma, major portion of the Balkans, major portion of the Balkans, B capital लिखना बेटा, was under the Ottoman Empire, was under the Ottoman Empire। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर में चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। सेकेंड पॉइंट लिखो बेटा, देयर इनहेबिटेंट्स वर, THEIR, देयर inhabitants were, बेटा THEIR, their inhabitants, inhabitants मतलब रहने वाले लोग, बल्कन में जो रहते थे लोग वो, their inhabitants were broadly known as Slavs, were broadly known as Slavs, SLAVS, S capital लिखो बेटा। Third point, when the Ottoman Empire collapsed, when the Ottoman Empire collapsed, comma, it started nationalism in Balkan states. When the Ottoman Empire collapsed, जब Ottoman Empire collapse हुई, comma, it started nationalism in Balkan states, B capital लिखना बेटा। तो इस बल्कन स्टेट में, इस एरिया में बेटा नेशनलिज्म स्टार्ट हो गया कि भाई ये हमारा इंडिपेंडेंट कंट्री बनेगा। जब यूरोप के सारे कंट्रीज अलग अलग हो रहे हैं तो ये भी नेशन स्टेट बनेगा। फोर्थ पॉइंट, द सिचुएशन बिकेम वेरी अनस्टेबल, द सिचुएशन बिकेम वेरी अनस्टेबल, और बेटा सिचुएशन बहुत अनस्टेबल थी। फिफ्थ पॉइंट, ऑटोमन एम्पायर ट्राइड, और ऑटोमन एम्पायर इसे छोड़ना भी नहीं चाहती है, ऑटोमन एम्पायर ट्राइड टू कंट्रोल द सिचुएशन, टू कंट्रोल द सिचुएशन बाय मॉडर्नाइजेशन, बाय मॉडर्नाइजेशन एंड इंटरनल रिफॉर्म्स, by modernization and internal reforms। और बेटा ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स हो गई थी, टूट गई थी, पर जो भी थोड़े बहुत राजा थे वो कोशिश कर रहे थे कि बल्कन स्टेट्स हमारे हाथ से ना जाए। तो बेटा इम्प्रेस करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए स्लैव्स को वो लोग मॉडर्नाइजेशन कर रहे थे और बेटा चेंजेस ला रहे थे, इंटरनल रिफॉर्म्स। सिक्स पॉइंट, but all the reforms were in vain,
but all the reforms were in vain. VAIN, vain का मतलब useless. सारे के सारे रिफॉर्म्स बेटा यूजलेस, क्योंकि अब यहाँ पे इनहैबिटेंट्स नहीं चाहते थे कि ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में रहें. बट ऑल द रिफॉर्म्स वर इन वेन. VAIN. 7th पॉइंट लिखो. ग्रेजुअली, धीरे धीरे बेटा, ग्रेजुअली, कॉमा, यूरोपियन नेशंस गॉट सेपरेटेड. ग्रेजुअली, comma, European nations got separated and fought for independence. And fought for independence. और वहां बेटा हर कंट्री अलग अलग होता जा रहा था यूरोप का. जर्मनी अलग हो गया, वो अलग हो गया, पोलैंड अलग हो गया, सब अलग हो रहे थे बेटा, ग्रीस अलग हो गया. Gradually, European nations got separated and fought for independence. 8th point लिखो. In this race, to expand the territories, in this race to expand the territories, comma, Slavic nationalities got into severe clashes. In this race to expand their territories. अब बेटा यूरोप के कंट्रीज जो इंडिपेंडेंट हुए थे वो सब अपना होल्ड यहाँ चाहते थे. और बेटा जो स्लैब्स थे, जो बल्कन स्टेट्स में रहते थे, वो लोग कोई किसी कंट्री के साथ, कोई किसी कंट्री के साथ, तो आपस में बहुत झगड़ा हो गया. कुछ बेटा अपना नेशनलिज्म करके इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाह रहे हैं, कुछ लोग यूरोपियन कंट्रीज के साथ जाना चाह रहे हैं. तो बहुत सिचुएशन जो थी उसमें क्लैशेस हो गए. इन दिस रेस टू एक्सपेंड देयर टेरिटरीज, देयर का मतलब यूरोपियन कंट्रीज की टेरिटरीज, कॉमा, Slavic nationalities got into severe clashes. Slavic nationalities got into severe clashes. बहुत झगड़ा होने लगा. जैसे हमारे देश में हो जाता है, हिंदू अलग झगड़ करते हैं, सिख अलग झगड़ रहे होते हैं, हमें भी अलग करो, मुसलमान कहते हैं हमें अलग करो, वैसे ही हो रहा था बेटा. 9th पॉइंट लिखो. As a result, comma, the Balkan area became, as a result, comma, the Balkan area became an area of extreme conflict. As a result, comma, the Balkan area became an area of extreme conflict. इतना झगड़ा हुआ बेटा यहाँ पर. 10th point. There was intense competition among the European powers. There was intense competition among the European powers over trade as well as naval power. As well as naval power. नेवी की पावर भी मिलेगी, जो मैं समझा रही हूँ पूरा बेटा. 3 साइड में उसमें समुद्री समुद्र था. तो देयर वॉज इंटेंस कॉम्पिटिशन अमंग द यूरोपियन पावर्स. यूरोप के कंट्रीज भी लड़ रहे थे. ओवर ट्रेड एज वेल एज नेवल पावर. हमें नेवी की पावर मिल जाएगी, ट्रेड की पावर मिल जाएगी. 11th पॉइंट बेटा. सो कॉमा, रशिया, Germany, England, Austria, Hungary were keen का मतलब strong desire on extending their control, keen on extending their control over the area. Area means Balkan states. किस वजह से? ट्रेड एज वेल एज नेवल पावर. सो रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगेरी वर कीन ऑन एक्सटेंडिंग देयर कंट्रोल ओवर द एरिया. 12th point. This led to continued series of wars. This led to continued series of wars in the Balkan area. In the Balkan
एरिया। और बेटा लास्ट पॉइंट लिखो, फाइनली, फाइनली, कॉमा, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर broke out in 1914. Finally, the First World War broke out in 1914. आज तो बेटा क्लास रिकॉर्ड भी हो गई है, तो आप पढ़ोगे तो इसमें से पढ़ लेना, एंड आई विल ट्राई टू सेंड द नोट्स। मैं कोशिश करती हूँ बेटा, जो भी थोड़ा थोड़ा करके भेज दूंगी, तो जहाँ कुछ मिस हो रहा होगा वो देख लेना। फिनिश योर एग्जाम्स एंड देन आई विल सेंड द टाइम टेबल, आपकी क्लासेस का क्या रहेगा, फिर उसके बाद करेंगे।